हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपी टेट के मॉडल पेपर के बारे में, जिसमें हम सीडीपी को डिस्कस करेंगे। सीडीपी के 30 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें कि 15 क्वेश्चन पैडागॉजिकल होंगे और 15 फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि 15 जो पैडागॉजिकल होंगे उसमें 5 क्वेश्चन इंक्लूसिव बेस्ड एजुकेशन के होंगे। उसी हिसाब से इस पेपर को डिज़ाइन किया गया है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके एमपी टेट के वर्ग 3 के लिए। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो पहला क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया का संबंध है पढ़ने की अक्षमता से, लिखने की अक्षमता से, आंकिक अक्षमता से या फिर तार्किक अक्षमता से। तो डिसलेक्सिया का जो संबंध है वो है पढ़ने की अक्षमता से, और डिसलेक्सिया का कई बार लिखने की अक्षमता से भी आ जाता है। मतलब अगर इस तरीके से लिखा हो ऑप्शन में, पढ़ने और लिखने की अक्षमता से दोनों चीज़ें साथ में दी गई हो तो भी डिसलेक्सिया ही आंसर होगा। लेकिन अगर लिखने की अक्षमता की अलग से बात हो तो ये डिस्ग्राफिया होता है और आंकिक अक्षमता डिसकैलकुलिया होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा पढ़ने की अक्षमता से। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। प्रतिस्पर्धा के लिए कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चे को पुरस्कृत करके सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन करने के लिए, सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन, ये 2 बार हो गया, कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की प्रशंसा करके। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सीखने के लिए उचित स्थिति और वातावरण का सृजन करके आप बच्चे को सीखने के लिए अभिप्रेरित या मोटिवेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अच्छे अनुशासन के लिए मुख्य तत्व है? कुशल मुख्याध्यापक, स्कूल का स्वस्थ वातावरण, आदर्श अध्यापक या फिर पुरस्कार और दंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कुशल अध्यापक भी चाहिए, स्कूल का अच्छा वातावरण भी चाहिए, आदर्श अध्यापक भी चाहिए और पुरस्कार और दंड, एक्सटर्नल फैक्टर भी मोटिवेट करते हैं कहीं ना कहीं, तो पुरस्कार और दंड भी जरूरी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण है लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण, विषय वस्तु पर अधिकार, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा उपरोक्त सभी। और लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण का मतलब है यहाँ पे कि सब बच्चों की बातें सुनना, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा होना। बाल केंद्रित और लोकतंत्रात्मक एक दूसरे से अटैच है या एक दूसरे के परस्पर जुड़े हुए हैं, कि जहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा होगी वहाँ पर ही लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण होगा टीचर का। अगला क्वेश्चन है, पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशाला जीवन के मध्य यानी कि 10 से 11 वर्ष में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य ना कर सके। यह कथन किसका है? मतलब कि अगर कोई बच्चा 5th में है और वो 4th क्लास का वर्क नहीं कर पा रहा है तो वो बच्चा किस श्रेणी में है? किसके अकॉर्डिंग? सिरिल वर्ड के अकॉर्डिंग वो बच्चा पिछली श्रेणी में है। तो आंसर जो है वो होगा सिरिल वर्ड के अकॉर्डिंग वो बच्चा पिछड़ा बालक है। अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, तो आप उसके साथ क्या करेंगे? प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, उसको डांटेंगे, उससे बातचीत करेंगे या फिर उसके माता पिता से शिकायत करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा उससे बातचीत करेंगे। अगला क्वेश्चन है, पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त तार्किक चिंतन से है? पियाजे की 4 अवस्था है। SPCF की संवेदीगामक अवस्था, P मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, C मतलब कॉन्क्रीट संक्रियात्मक अवस्था यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और F मतलब कि फॉर्मल यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त मतलब कि जिसको आप टच कर सको और अमूर्त मतलब कि जिसको आप टच ना कर सको। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि 4th स्टेज है पियाजे की। अगला क्वेश्चन है, NCERT 2005 की संततियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका क्या होना चाहिए? लिखित परीक्षण के आधार पर, मौखिक परीक्षण के आधार पर, लिखित एवं मौखिक परीक्षण दोनों के आधार पर या फिर प्रेक्षण के आधार पे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, प्रेक्षण के आधार पे। अगला क्वेश्चन है 8 था ये, अब यहाँ पे हैं इसके क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना, संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करना, संस्कृति का परिष्करण या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कोमल शिल्प उपागम संबंधित है रेडियो से, दूरदर्शन से, कंप्यूटर से या फिर मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका का भावनात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा है, इसका तात्पर्य है कि वह उच्च बुद्धि वाली है, वह उच्च अनुशासन प्रिय है, वह हास परिहास वाली है, वह संतुलित व्यवहार रखती है। यहाँ पे शिक्षिका की जगह शिक्षार्थी का होगा, आई थिंक शिक्षिका का नहीं होगा। एक शिक्षार्थी का भावनात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा है, तो इसका तात्पर्य क्या है? वह संतुलित व्यवहार रखती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और इसको करेक्ट कर लीजिएगा, शिक्षिका नहीं होगा, शिक्षार्थी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में सही कथन है। इनका अंकन शीघ्रता एवं सुगमता से किया जा सकता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण मतलब वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे ये सीरीज चल रही है, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, इनमें कौन सा संबंध या कौन सा कथन सही है? इनका अंकन शीघ्रता एवं सुगमता से किया जा सकता है, बिल्कुल। ये परीक्षकों के व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होते हैं। वस्तुनिष्ठता के कारण ये अधिक विश्वसनीय और वैध होते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ये परीक्षकों के व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होते हैं और इसमें वस्तुनिष्ठता के कारण विश्वसनीयता बहुत होती है। अगर ये सही है तो ये सही ही होगा और ये गलत है तो ये गलत होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे सब्जेक्टिव में होता है कि हाँ हाफ मार्क मिल जाते हैं, आधे अंक मिल जाते हैं, उस तरीके से नहीं होता है। इसमें अगर सही है तो सही और गलत है तो गलत। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय का कार्य होता है संस्कृति का संरक्षण, संस्कृति का परिष्करण, संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक है धर्म, शिक्षा, सरकार या फिर जाति। तो सामाजिक परिवर्तन का जो सर्वाधिक कार्यकारी कारक है वो है शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दृष्टिबाधितान संस्थान यानी कि NIVH स्थित है शिमला में, कोलकाता में, देहरादून में या फिर दिल्ली में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा देहरादून में। शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम या फिर ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ये सभी शिक्षा की प्रक्रिया के अंग है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। इसका PDF भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF मिल जाएगा। और इससे पहले एक और मॉडल पेपर को सॉल्व कर चुके हैं, उसका लिंक भी आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास होना चाहिए केवल शिक्षा प्राप्त करने के अवसर, योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर, केवल उपयुक्त बौद्धिक स्तर या फिर केवल सीखने की योग्यता। तो इसका जो राइट आंसर है वो योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, इनको सुमेलित करना है, यानी कि इनको जोड़ना है। रिपब्लिक किससे संबंधित है? एमिल एंड एजुकेशन किससे संबंधित है? दी स्कूल एंड सोसाइटी और संध्या विधि। तो इसको आपको देखना है अच्छे से और इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो रिपब्लिक है वो प्लेटो से संबंधित है और एमिल एंड एजुकेशन रूसो से संबंधित है और दी स्कूल एंड सोसाइटी जॉन डीवी से संबंधित है और संध्या विधि दयानंद सरस्वती से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? सुकरात, फ्रोबेल, किलपैट्रिक या फिर अरस्तु। तो खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक हैं फ्रोबेल, यानी या फ्रेबेल, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सिरिल वर्ड के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 120 से अधिक, 85 से कम, यही करेक्ट आंसर है। इसका जो राइट आंसर है वो है 85 से कम। अगला क्वेश्चन है, प्रायः लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं, ये क्या है? अनुसंधान आधारित धारणा अनुसंधान आधारित धारणा है,
लैंगिक पूर्वाग्रह पर धारणा है, सत्य धारणा है या फिर उपरोक्त सभी। तो ये एक लैंगिक पूर्वाग्रह आधारित धारणा है, यानी कि स्टीरियोटाइप है, जेंडर स्टीरियोटाइप है कि लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है: अधिक महत्वाकांक्षा, बुद्धिलब्धि 110 से अधिक, विस्तृत शब्दकोश या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, सृजनवाद में या सृजनवाद से रिलेटेड कौन सा कथन है? बच्चे सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप से प्रतिभाग करते हैं। ये तो सृजनवाद में होगा ही नहीं। शिक्षा शिक्षक केंद्रित होती है, शिक्षा बाल केंद्रित होती है या फिर शिक्षा व्यवहारवादी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शिक्षा बाल केंद्रित होती है। कौन सी एजुकेशन में? सृजनवाद में या क्रिएटिव एजुकेशन में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा? जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। नेक्स्ट ऑप्शन है, बच्चे को अधिक से अधिक पढ़ने को कहा जाए, बच्चे को कक्षा में अच्छे अंक आएँ या फिर जब शिक्षक बच्चों को उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो यही होगा, जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ये जो चीज़ है कि बच्चे की भावनाओं का सम्मान किया जाए, इससे इसका संवेगात्मक विकास अच्छा होगा, बच्चे को अपनी बात कहने के अवसर मिलेंगे और बच्चा अपनी बात कहने के लिए सक्षम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए पाठ्य पुस्तकों में चरित्र निर्माण संबंधी पाठ होने चाहिए। चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दिए जाने चाहिए। कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। महापुरुषों की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चे को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। अगला क्वेश्चन है, भारत के शैक्षिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल धारा सभा इंपीरियल काउंसिल में प्रस्तुत किया था? कपिल सिब्बल ने, जवाहरलाल नेहरू ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने या फिर अब्दुल कलाम आज़ाद ने? तो इसका जो राइट आंसर है वो है गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन से अभिप्राय है छात्रों की आवश्यकताओं का पता लगाना, छात्रों की बुद्धि का पता लगाना, छात्रों के अधिगम की सफलता और असफलता का अध्ययन करना या फिर स्वास्थ्य परीक्षण करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है छात्रों की अधिगम की सफलता और असफलता का अध्ययन करना। अगला क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया है? नृत्य कला केंद्रित, हस्तकला केंद्रित, पुस्तक कला केंद्रित या फिर संगीत कला केंद्रित? तो सबको पता है कि महात्मा गांधी ने जिसे सबसे ज़्यादा महत्व दिया है वो है हस्तकला केंद्रित। नेक्स्ट है, छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना, ये कौन से पुनर्वलन का उदाहरण है? यानी कि कौन सा रीइंफोर्समेंट है, पॉजिटिव, नेगेटिव या कौन सा? तो शाब्दिक पुनर्वलन, अशाब्दिक पुनर्वलन, सकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन या फिर नकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, यानी कि सकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन। रीइंफोर्समेंट क्या, अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं और कोई आपको पीछे से आके शाबाश, अच्छा, बहुत बढ़िया, इस तरीके से बोल देता है, ये चीज़ पुनर्वलन कहलाती है। यानी कि आपको उस काम के लिए मोटिवेट करना या रीइंफोर्स करना। निम्न में से कौन श्रव्य दृश्य सामग्री का उद्देश्य है? शिक्षण को प्रभावशाली बनाना, छात्रों में सृजनात्मकता उत्पन्न करना, छात्रों को क्रियाशील बनाना या फिर विषय वस्तु में अरुचि उत्पन्न करना? तो शिक्षण को प्रभावशाली बनाना ये बिल्कुल उद्देश्य है। छात्रों में सृजनात्मकता का भी उत्पन्न होती है और छात्र क्रियाशील भी रहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों सही है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इस मॉडल पेपर की हिंदी सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट होगा आपके MP टेट के वर्ग 3 के लिए। अगर आपने पहले की वीडियोस या पहले का मॉडल पेपर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर आप एक बार देखिए, आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख सकते हैं। थैंक यू।